हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड मैंने इससे पहले 3 पार्ट आप लोगों को कंप्लीट कराया और आज हम बात करने वाले सेट नंबर 4 के बारे में। और ये सभी क्वेश्चन बाइलिंगुअल है और आने वाले पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी फिलहाल हम लोग एग्जाम को जो लेकर के फोकस कर रहे हैं वो आपका एनटीपीसी एग्जाम, साथ ही साथ अभी फिलहाल में बीएसओ के लिए जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो, और बीपीएससी ने कल एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जो कि एसओ एग्जाम के लिए, उसको भी हम लेकर के चलेंगे। तो इन सभी पेपर को अगर आप अच्छे तरीके से देना चाहते हैं तो जितने भी चीजें यहाँ पे कराई जा रही है इस चैनल पे आप उसको अच्छे से फॉलो करिए। तो ज्यादा समय ना लिए चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, अ, नमक दल मतलब नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो आपको ये बताना है कि ये किसके बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर निकल के आएगा वो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये 10,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, काफी समृद्ध है, काफी बड़ा है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर ये स्थित है। तो इतना बस याद रखना है, ज्यादातर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन होता है कितना। कुल ऑक्सीजन का कितना जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अमेजन वन से सिर्फ निकलता है, वो टोटल 20%। यानी टोटल जितने भी ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में है फिलहाल देखने को मिलता है उसमें से 20% अकेले अमेजन वन जो कि देता है। और इसलिए अमेजन वन मुख्यतः विश्वतीय वन के रूप में तो जानते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है और इस वजह से इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो इसे याद रहेगा, पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से किसे जानते हैं, अमेजन वन को। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक समुद्री शैवाल और साथ ही साथ प्लैंकटन जो होते हैं वो हमें इस देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। जैविक घटक कौन सा, जैविक और अजैविक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जैविक घटक और अजैविक घटक, तो जैविक घटक यहाँ पे हम कह सकते हैं एनिमल, यानी जो सजीव होंगे उनके आप जैविक घटक के रूप में रख सकते हैं। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे जंतु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। भूमि जल के अत्यधिक दोहन के कारण यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा भी दी जाती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकीय आतंकवादी की संज्ञा दी गई। तो यूकेलिप्टस, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो लाइकेन होता है, लाइकेन को वायु प्रदूषक के रूप में माना जाता है, वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में माना जाता है, क्योंकि अगर जहां पर भी वायु प्रदूषक होगा लाइकेन वहां नहीं उगते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन किसका किसका मिश्रण होता है, तो कवक और शैवाल, कवक और शैवाल होता है। इको मार्क जो दिया जाता है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। इको मार्क इज गिवन टू प्रोडक्ट विच इज, किसे, तो जो पर्यावरण से मित्रवत होते हैं, यानी इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ये दिया जाता है इको मार्क। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसका याद रखना आपको, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। इससे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष नारायण मूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, इसको याद रखना है, जो कि अगस्त 2023 से ही इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न हमारा ये आता है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण से परीक्षण यानी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है, अधिनियम कब पारित किया गया था। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को दो तीन चीज बताया है, जैसे कि हमारा वन संरक्षण अधिनियम जो होता है वो 1972 होता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 होता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता है 1986। तो यहाँ पे 1986 तो टिक करेंगे, इसमें कंफ्यूजन वाला कोई ऐसा पॉइंट दिया ही नहीं है। 1972 1900, अगर 80 रहता तो कुछ लोग कंफ्यूज कर सकते थे, फिलहाल यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, लेकिन इसको याद रखना है।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दो पॉइंट्स दिए गए दोनों को, यानी कि जल अधिनियम, जल प्रदूषण को रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, और वायु के बारे में दिया गया है प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ध्यान अगर दिया जाए तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। जल वाला जो है 1974 में, और वायु वाला जो है वो 1981 में। तो दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी को टिक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय का मतलब बायोडिग्रेडेबल। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे कि कीट हो गए, फफूंद हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनके द्वारा समय के साथ स्वतः विघटित होकर के पर्यावरण में समाहित हो जाते हैं, यानी कुछ समय के बाद वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, गलने के बाद वो हमारे पर्यावरण में मिल जाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, जैसे कि कागज हो गया, भोजन हो गया, पत्तियां, लकड़ी, ये सब सड़ने के बाद क्या होता है कि हमारे पर्यावरण के साथ मिल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कुछ समय तक यहाँ कुछ था। उस तरह के पदार्थ को जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो प्लास्टिक। तो प्लास्टिक तो कभी खत्म होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो। एल्युमिनियम फॉइल भी सेम कंडीशन, और कांच का बोतल ये भी। तो करेक्ट यहाँ पे निकल के क्या आएगा, ऊन जो होता है वो हो सकता है बायोडिग्रेडेबल है, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है क्या कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश रासायनिक धुंध की अगर हम बात करें, इसका निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड और वाष्पित कार्बन यौगिकों की रासायनिक क्रिया से होता है, जिसमें हमें ओजोन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे कि ओजोन का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए कि प्राणी और पादप जातियों की सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। प्राणी और पादप जातियों की सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सबसे अधिक विविधता हमें देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या है। डीडीटी, आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि कई कई बार पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथर। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार का अजैव अपघटीय प्रदूषक के रूप में माना जाता है। डीडीटी एक प्रकार का प्रदूषक है जो कि अपघटित नहीं होता है। डीडीटी का प्रयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यूएनओ ने इसे 1972 से प्रतिबंधित कर दिया। तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि एक अजैव अपघटीय प्रदूषक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है। जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जैव विविधता संस्थान हैदराबाद में पड़ता है। सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमारे साथ ज्यादा लोग जुड़ सके। आप लोग सिर्फ वीडियो को देख करके चले जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। मतलब 600 1000 के आसपास लोग वीडियो को देखते हैं और 100 लाइक्स भी कंप्लीट नहीं होता, तो ऐसे में मुझे कैसा लगता होगा आप लोग सोचो। और आप लोग डिमांड करते हो कि बाइलिंगुअल रखो, पीडीएफ दो, फॉर्म प्रिंटेबल पीडीएफ दो, वो सब कुछ मैं दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग हमारी डिमांड को पूरी नहीं करते हो, एक लाइक तक नहीं करते हो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, वह कितने हैं। यानी सतत विकास लक्ष्यों की जो संख्या टोटल निर्धारित की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, टोटल कितने हैं, तो टोटल 17, ऑप्शन डी 17। नेक्स्ट क्या आता है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए जिनका हम कह सकते हैं मोनेरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। तो देखिए यहाँ से दो प्रश्न एक तो देखने को मिलेगा, पहला तो हमने पूछ लिया। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। तो ये नागालैंड में पड़ता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, नागालैंड में। और इसे जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं इसे इतनकी कहते हैं, इतनकी के नाम से जानते हैं, इतनकी। 1975 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1993 यानी 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया जा चुका है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन फिलहाल ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है
दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे हम जानते हैं, कई बार ऐसे पूछा गया। और ये आपका लोकटक झील, इसमें एक लोकटक झील पड़ता है जो कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में जानी जाती है, लोकटक झील। नेक्स्ट आता है कि बेसल कन्वेंशन, ठीक है, साथ ही साथ रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये सभी जो है वो संबंधित किससे है? तो प्रदूषणों का प्रबंधन से संबंधित होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बेसल जो कन्वेंशन हुआ था 1989 में हुआ, मार्च 1989, और यहाँ पे स्टार्टर डैम जो देख रहे हैं इसकी बात करें तो ये 1998 से संबंध है, सितंबर 1998। और स्टॉकहोम के बारे में ध्यान रखना है कि 2001 में ये हुआ था हस्ताक्षर, लेकिन 2004 से लागू हुआ। तो ऑप्शन फिलहाल बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसेस इसमें से कौन नहीं है? तो ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे हम कह सकते हैं आर्गन नहीं है, ठीक है, आर्गन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब आते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोदभावी स्रोत है? यानी कि यहाँ पे एंथ्रोपोनिक जो सोर्सेस होता है, मानव के द्वारा जो स्रोत है वो हम कह सकते हैं। तो धान जो है यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धान सबसे ज्यादा यहाँ पे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जा सकता है। अगला प्रश्न कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1985 में, उसी के उपलक्ष्य में 16 सितंबर 1985 को जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि बायोगैस को एक उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है जिसका दहन धूम्र रहित होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? कई बार ऐसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन के रूप में जानते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन ए। और मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, मार्स गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर पानी का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? वैश्विक स्तर पर पानी का सबसे बड़ा उपयोग के रूप में अगर हम बात करें तो वो हमारा सिंचाई, ठीक है, सिंचाई। नेक्स्ट पॉइंट की राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? वो पड़ता है आपका तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम ऑप्शन ए, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन जो डे है, डॉल्फिन दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो इसको याद रखना है कि 5 अक्टूबर 2009 को ये राष्ट्रीय डॉल्फिन जो कि गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था कि गंगा डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय पशु होगा, लेकिन 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है, ऐसा घोषणा किया गया था 2022 में। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फिलहाल बी करेक्ट है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखें। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में इतना ही सारे क्वेश्चन थे। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। पेड कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जहां पर बहुत ही कम कीमत पर आपको अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ